नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत उदय समाचार के एक विशेष रिपोर्ट में। दरभंगा जिला के हायाघाट प्रखंड में मझोलिया पंचायत आता है। मझोलिया पंचायत में आपको बता दें कि हायाघाट मंडल अध्यक्ष नवीन कुमार चौधरी के जो पुत्र हैं पुष्कर चौधरी, उन्होंने नाबार्ड ए ग्रेड के ऑफिसर का जो एग्जाम है वो पास कर लिया। उसके बाद उनका जो रिजल्ट आया, आपको बता दें कि जो असिस्टेंट मैनेजर का पद होता है नाबार्ड में, उन्हें वो प्राप्त हुआ है। उसके बाद पूरे क्षेत्र में एक बड़ा खुशी का माहौल था। खासकर आपको बता दें, अखबारों में ही सुर्खियां देखा गया था। मैं इस वक्त मौजूद हूं पुष्कर चौधरी के घर पर और उनसे ही जानेंगे कि कैसे वो अपने तैयारी उन्होंने किया, कैसे वो एग्जाम को फेस किए, कैसे उन्हें ये ग्रेड का जो पद मिला है कैसे उन्हें प्राप्त हुआ, इन सभी बातों पर जानेंगे। सबसे बड़ी बात बता दें कि आप भारत उदय समाचार पर जगजीत के साथ ये विशेष रिपोर्ट देख रहे हैं। आइए जानते हैं कि पुष्कर ने कैसे ये तैयारी किया। पुष्कर, आपका स्वागत है चैनल में। क्या कहना चाहते हैं उन लोगों के लिए? उन लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ और मैं काफ़ी खुश हूँ उनके रिस्पॉन्सेज से और काफ़ी अच्छा लग रहा है कि इतने सारे लोगों को मेरे कारण इतनी खुशी मिली है। सबसे बड़ी बात बताएं कि जब रिजल्ट आया तब कहाँ थे आप? जी, मैं उस समय बोकारो में था। मैं अपना कोई नेक्स्ट एग्ज़ाम देने के लिए गया था, बट जब मुझे पता चला कि मेरा सिलेक्शन हो गया है नाबार्ड के ग्रेड ए में, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं वो एग्ज़ाम नहीं दूंगा ताकि दूसरे कैंडिडेट्स को भी मौका मिल पाए। सबसे बड़ी बात, जब रिजल्ट आया, जब लोगों को पता चला समाज में कि नाबार्ड में अधिकारी आप बने हैं, तो बहुत सारे लोगों को मतलब पूछना पड़ा सबसे कि नाबार्ड है क्या, या मतलब इसमें कैसे अधिकारी बनते हैं, कैसे क्या पद है लोगों को, तो आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? सर, नाबार्ड जो होता है वो एक डेवलपमेंट बैंक है। ये एक नॉर्मल कन्वेंशनल बैंक से अंतर है। यहाँ पे प्रोफेशनल ऑफिसर्स, पीओ, क्लर्क का रिक्रूटमेंट नहीं होता है। यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर और इन पोस्टों पे रिक्रूटमेंट होता है। और नाबार्ड का जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम्स होती हैं, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम्स, मुद्रा योजना, इन तरह की स्कीम्स को वो ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करता है। और ये कारण था कि मुझे नाबार्ड में रियली जाने का काफ़ी मुझे मन था, क्योंकि मैं ग्राउंड लेवल पे काम कर पाऊंगा। ग्रामीण क्षेत्र से आने के कारण मुझे ये क्षेत्र में काम करना काफ़ी अच्छा भी लगता था। और नाबार्ड और भी काफ़ी डिफरेंट रोल्स में है, जैसे वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को सपोर्ट करता है। तो नाबार्ड का प्राइमरली यही काम है कि वो ओवरऑल एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट में काफ़ी वो देश को आगे लेके जा रहा है। ये तो हो गई नाबार्ड के बारे में बात। तो क्या सोचकर आपने एग्ज़ाम दिया था? कि वैसे आप इससे पहले क्या क्या तैयारी कर चुके हैं? सिर्फ मैंने ग्रेजुएशन के बाद यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट की थी। कब से? ये कौन सा साल था जब आपने? 2016 में मैंने यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट की। मैंने 4 प्रीलिम्स दिए हैं, 4 मेंस लिखा है मैंने, और एक भी इंटरव्यू में क्वालिफाई नहीं कर पाया। तो नाबार्ड में आने से पहले मैं काफ़ी एग्जाम्स में फेल भी हो चुका हूँ। तो मैं ये कहूँगा कि सक्सेस जो होता है वो फेलियर के बाद वाला चैप्टर होता है। तो इसीलिए मतलब सक्सेस को स्टैंड अलोन चीज़ में अकेले से नहीं देखना चाहिए। ये बहुत सारे स्ट्रगल्स के बाद आता है। अराउंड 20 to 30 एग्जाम्स में फेल कर चुका हूँ और ये एक्सेप्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आजकल के टाइम पे कंपटीशन बहुत बढ़ गया और ये रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि हमें उन कंपटीशन के साथ हमें अपनी मेहनत बढ़ानी होगी, ताकि हम उस पोस्ट पे जाके एक सक्सेसफुली जाके काम कर सकें। 4 बार आपने आईएएस के मतलब एग्जाम आपने फेस किया है। ये बताएं कि जब आप रिजल्ट आपका फेलियर आता था या कोई ऐसी बात आपको सुनने में आती थी, तो उस वक्त आपको मतलब आपके क्या लगता था आपके? सर, जब आप कुछ एफर्ट डालते हैं और आप उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं तो ऑब्वियसली बहुत ख़राब लगेगा उस टाइम पर। बट उसी टाइम पे आपके फैमिली के लोग, आपके दोस्त, आपके टीचर्स आपको सपोर्ट करते हैं, और मेरे साथ भी यही हुआ। घर में सबका सपोर्ट मिला और आगे बढ़ने का मोटिवेशन मिला, और इसी कारण मैं आगे 4 अटेम्प्ट्स दे पाया और मुझे उस चीज़ का कोई रिग्रेट नहीं है कि मैंने 4 अटेम्प्ट्स दिए। क्या मतलब ये जो तैयारी है वो फिर मतलब चलता रहेगा जो आपने अभी? सर, मैं इस पर अभी श्योर नहीं हूँ। मैं अभी तो जॉब ज्वाइन करूँगा और मुझे जॉब अगर अच्छा लगा तो मैं शायद ना भी जाऊँ, बट अगर ऐसा लगा मुझे कि नहीं, मैं और जाके आगे और अच्छे से काम कर सकता हूँ यूपीएससी में, तो फिर मैं वो भी सोचूंगा उस बारे में भी। पुष्कर, ये बताएं कि पढ़ने का तो सभी मतलब स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए आगे, लेकिन आपका जो कहानी है, जो आपने बताया कि 4 बार ये तैयारी किए, फिर से आप लगातार लगे रहे, इसमें किसका हाथ है? क्या लग रहा है कि जो पेरेंट्स हैं आपके, चाहे जो दादाजी थे आपके, क्या कहाँ से क्या? सर, कहने को तो ये 4 अटेम्प्ट्स अभी 2016 में स्टार्ट हुए, बट
सबसे बड़ा रोल मेरे लेट ग्रैंडफादर का है, जिन्होंने मतलब बोकारो में एक अच्छी एजुकेशन मिला, एक अच्छा बैकग्राउंड मिला, और एक अच्छे बैकग्राउंड के कारण, एक दादा दादी के कारण, और वो बैकग्राउंड के कारण ही मुझे ये कॉन्फिडेंस मिला कि मैं यूपीएससी की परीक्षा में बैठ सकता हूँ। और एक बार बैठने के बाद फिर उसके बाद पापा ने भी काफ़ी सपोर्ट किया, उसके बाद मम्मी, दीदी लोग, घर वाले लोग ने काफ़ी सपोर्ट किया कि आप एग्ज़ाम देते रहिए। और दोस्तों का भी इसमें काफ़ी हाल है, जब भी एग्ज़ाम में नहीं हो पाता था तो दोस्त लोग भी काफ़ी सपोर्ट करते थे कि नहीं, देते रहना चाहिए और कभी ना कभी सक्सेस जरूर मिलेगा। दादाजी के बारे में आपने बताया, क्या नाम है उनका? उनका नाम है स्वर्गीय नंद कुमार चौधरी। जो दादाजी थे वो हमेशा आपको मतलब मोटिवेट करते रहते थे जी कि पढ़ते रहो ऐसा? हाँ, उनको मतलब मेरे ऊपर बिलीव था कि मैं कुछ अच्छा करूँगा। दादा दादी के साथ मैं स्कूल का भी इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि मैं चिन्मया विद्यालय से मैंने 10th तक पढ़ाई की थी और मुझे काफ़ी अच्छा एटमॉस्फेयर लगा स्कूल का। टीचर्स भी काफ़ी अच्छे थे और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए प्रिंसिपल का सपोर्ट था। वहाँ की प्रिंसिपल श्री हेमलता विश्वास मुझे काफ़ी प्यार करती थी और मुझे काफ़ी सपोर्ट भी करती थी कि मैं डिफरेंट एग्जाम्स पढ़ूँ, मैं अप्लाई कर सकूँ और काफ़ी अच्छा कर सकूँ उन सब में। और काफ़ी सपोर्ट भी मुझे, फ्लेक्सिबिलिटी, सपोर्ट सब तरह का, और हर तरह के बुक्स का मुझे काफ़ी सपोर्ट भी मिलता था स्कूल से। ये तो पढ़ाई की बात हो गई। ये बताएं कि आप आईआईटी मतलब भी किए हुए हैं? जी, मेरा 2012 में आईआईटी में 7000 रैंक आया था, बट रैंक नीचे होने के कारण डिफरेंट कोर्सेज का भी कुछ हो रहा था कि मतलब अच्छे कोर्सेज नहीं मिल रहा थे, मतलब जो चाहिए था वो नहीं मिल रहे थे। इसके वजह से मैंने दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, वहाँ से मैंने अपना बीटेक किया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में। तो बीटेक करने वाला छात्र डायरेक्ट फिर नाबार्ड का ऑफिसर बन जाता है, ये सब कैसे है? सर, उसके लिए देखना पड़ेगा कि बीटेक के बाद मतलब मैंने यूपीएससी की तैयारी चुनी थी। मतलब मुझे कॉलेज में ऐसा लगा था कि कॉलेज में भी काफ़ी सीनियर्स का यूपीएससी क्रैक हुआ था, तो उसके वजह से भी, और मुझे काफ़ी अच्छा भी लगता है कि मैं जब देश के डेवलपमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकूं और ग्राउंड स्टेज पे मैं काम कर सकूं, और जो भी इम्प्लीमेंट हम जो सोचते हैं कि जो नहीं इम्प्लीमेंट हो रहा है उसको अगर अच्छे से इम्प्लीमेंट करने का मौका मिल रहा है तो हम कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे उस प्रेशर में, हमारे ऊपर अगर वैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी तो हम क्या करेंगे। मुझे ये सब सोच के काफ़ी अच्छा लगता था और मुझे लगता था कि मुझे अगर इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए तो मैं काफ़ी अच्छे से उसको पूरा करूँगा, और इसी कारण से मैं यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट की। और बट एक बार जब आपका नहीं होता है तो फिर आप दूसरे अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ चले जाते हैं, और जिसके कारण नेचुरल था कि मैंने फिर नाबार्ड की ओर अट्रैक्ट हो गया। उस टाइम पे एक एग्ज़ाम होता था जिसको साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन कंडक्ट करवाता था, नेशनल साइंस ओलंपियाड। इसमें देश भर के क्लास 8 के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था और उसमें मेरा फर्स्ट रैंक आ गया था। फर्स्ट रैंक आया था? उस समय में कैसा माहौल था, कैसा लग रहा था उसमें? उस टाइम हमारे स्कूल के लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उस टाइम से पहले तक रैंक 2, रैंक 4 आ चुका था, बट रैंक 1 उस शहर में उसके बाद ज़रूर आया, बट वो पहला बार था, इसलिए वो स्पेशल बन गया काफ़ी। आईएएस की अगर बात करें तो जब आईएएस बन जाता है कोई तो बहुत ज़्यादा खुशी की बात होती है। जब एग्ज़ाम आपने दिया था 4 बार, आपने बताया कि मेंस भी आपका निकल चुका था, तो कहाँ पर क्या मतलब कमी आ रही थी उसमें? सर, कोई एक कमी तो नहीं रहती थी, क्योंकि ओवरऑल जो आईएएस का एग्ज़ाम है काफ़ी डाइवर्स एग्ज़ाम है, और मतलब उसमें कोई एक कारण नहीं बता सकते हैं कि जिसका नहीं, वो ओवरऑल कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स होते हैं। कभी आपका लक अच्छा नहीं रहता, कभी कोई एक पेपर ख़राब हो जाता है, कभी कुछ पेपर टफ आ जाता है, कभी कुछ ऑप्शनल का इशू हो जाता है। तो ओवरऑल हर बार अलग अलग रीजंस की वजह से हुआ है। कभी एक बार फर्स्ट टाइम मेरा काफ़ी क्लोज था, उस टाइम सिली मिस्टेक हो गई थी, उस टाइम मेरा इंटरव्यू कॉल तो मिनिमम आ रहा था, और हर बार काफ़ी मैं क्लोज आता था, बट अनफॉर्चुनेटली मैं उस बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता था। उस पर ये बताएं कि पढ़ाई की अगर बात करें तो कैसे आप तैयारी करते थे, कितने घंटे पढ़ाई में देते थे, या पारिवारिक जो काम होता है, जो परिवार के लोग होते हैं उनके साथ बैठना या उनके साथ बात करना, या पढ़ाई में ही ज़्यादा समय देना, क्या रहता है? सर, घंटे से इसको मेजर करना तो ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि मैं घंटे वाले में कॉन्सेप्ट में बिलीव नहीं करता हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली क्वालिटी मैटर करता है। तो मैं ये कहूँगा कि कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी कितना भी अगर अच्छे से कोई तेज़ है, लेकिन वो अगर 2-3 महीने का गैप ले आ रहा है बीच में, तो फिर वो कहीं ना कहीं इस कॉम्पिटिटिव माहौल में पीछे हो जाएगा, और हमें कॉम्पिटिशन में आगे रहना होता है। और मैं ये कहूँगा कि कंसिस्टेंसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो शायद मेरे में थी। नहीं, ये तो ठीक है, लेकिन क्या दिन अच्छा या रात अच्छा, क्या मतलब आपको लगता था कि ये पढ़ाई के लिए
सर ये तो पर्सनल प्रेफरेंस होती है। मैं दिन वाले मैं एडजस्ट नहीं कर पाता था, तो मैं रात में ही शूट करता था मुझे पढ़ना वो, बट वो पर्सनल चॉइस होती है। बहुत लोग कहेंगे कि दिन में पढ़ना होता है, और मैं एग्री भी करूँगा, दिन में पढ़ना हो सकता है कि अच्छा हो, बट मैं रात में पढ़ता था। पापा आपके नेता हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, भाजपा में हैं, और कैसा उनका सहयोग या कितना समय वो आपके ऊपर मतलब क्या? सर संयोग मेंटली आपके कोई भी पेरेंट्स होते हैं वो इस एज में, या फिर आप कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, तो तब एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो ज़्यादा टाइम देंगे। बट वो एक होता है कि इमोशनल सपोर्ट रहता था कि कभी भी कुछ फेल हो जाते थे तो फिर वो बिलीव दिलवाते थे कि नहीं आगे भी चांसेस हैं, और एक एग्ज़ाम कभी भी लाइफ डिटरमाइन नहीं करता है। आज हो गया है अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं भी होता तो कुछ वैसी बात नहीं थी, लाइफ में अच्छा ही होता। तो मुख्यतः दादा और दादी को आप ज़्यादा मतलब? जी, वो क्योंकि बचपन का जो बेस स्ट्रॉन्ग, कोई भी पेड़ अगर बड़ा होता है तो वो जड़ के कारण ही होता है। चलिए अब नबार्ड की हम बात कर लेते हैं फिर से एक बार कि नबार्ड में किस तरह से एग्ज़ाम होता है, क्या रहता है उसमें? सर नबार्ड में 3 स्टेजेस में एग्जाम होता है। पहला स्टेज को प्रिलिमिनरी एग्जाम कहते हैं। उस स्टेज में आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं, वो 200 नंबर का होता है, और उसमें टोटल 7 सब्जेक्ट्स होते हैं। उसमें कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस, आपका मैथ्स, रीजनिंग, एग्रीकल्चर और इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशूज़ आते हैं। और फिर मेंस में आपका फिर 2 ही पेपर होता है, इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशूज़, और आपका एसे वाला पेपर होता है, और लास्ट में इंटरव्यू। तो टोटल 3 स्टेजेस हो गए एग्जाम नबार्ड में जी। उसके बाद फिर मतलब एग्ज़ाम के लिए फिर कहाँ, क्या इसका सिस्टम क्या है, क्या मतलब? बस तीसरा स्टेज में आपको इंटरव्यू देना है, उसके बाद वो लास्ट दोनों स्टेज के नंबर जुड़ेंगे, उसके बाद उसी में कैलकुलेट होगा मेरिट वाइज। तो ये कह सकते हैं कि मैंने यूपीएससी एग्ज़ाम दिया हुआ था, तो बैकग्राउंड थोड़ा वहाँ से मुझे काफ़ी हेल्प मिला। बाकी अगर आप करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ेंगे तो वो मुझे लगता है कि एग्ज़ाम के निकालने के लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है। जॉब हो जाने के बाद इसका मतलब फिर आपको कहाँ बुलाएंगे ये लोग, और कहाँ पर ज्वाइनिंग, क्या ऐसे कोई? सर अभी लखनऊ में 15 दिन की ट्रेनिंग होगी, और उसके बाद वो लोग डिसाइड करेंगे कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पे है, और उस पोस्टिंग के बाद फिर अपने अपने और स्टेट यहाँ पे रीजनल ऑफिस में पोस्टिंग होती है, तो फिर वहीं पे ज्वाइन करेंगे फिर सीधा। मतलब लखनऊ में ही? लखनऊ के बाद फिर वहाँ डिसाइड होगा कि कहाँ पे जाना है। एक बात और जानना है कि जब एग्ज़ाम कोई देता है या पढ़ता है, तो जो पेरेंट्स होते हैं वो भी ऊपर वाले से मतलब कामना करते हैं कि अच्छा हो, अच्छा हो। वो मेहनत करने के बाद वाला एक एक्सप्रेशन होता है कि हाँ, कि अब थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए, वो वाला चीज़ रहता था। भगवान के सहारे नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ कोशिश होपफुल रहता था कि कुछ सपोर्ट मिल जाए। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जिन्होंने पढ़ाई कर लिया है, जो आपके जैसे ही तैयारी कर रहे हैं, उन्हें मतलब फेलवर वो भी हो रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहते हैं, किस तरह से आप सुझाव देते हैं? सर फेलियर कोई एक एग्ज़ाम की वजह से नहीं होता है, वो आपका जो लाइफ होता है वो बहुत बड़ा है, वो एग्ज़ाम से बड़ा है। तो मेरे हिसाब से अपने वैल्यूज़ अच्छे रखने चाहिए, अपना कंसिस्टेंट हार्डवर्क करना चाहिए, और फिर अगर कोई पूरा एफर्ट लगाना चाहिए। उसके बाद अगर नहीं हो पाता है तो उसको फिर एक्सेप्ट करने में भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए किसी को। सक्सेस और फेलियर दोनों अपनी एक पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। हर एग्ज़ाम, इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हर कोई सक्सेसफुल नहीं होगा, लिमिटेड सीट्स होती हैं, और आप मेहनत कर सकते हैं, आप ट्राई कर सकते हैं, और अगर हो जाता है तो बहुत बढ़िया, नहीं भी होता है तो आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी, और लाइफ को ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम क्लियर कर लिया तो वही सक्सेसफुल है। बहुत सारे ऐसे बच्चे बोलते हैं कि नहीं हुआ, टेंशन में है, डिप्रेशन में चले गए, अब नहीं तैयारी करेंगे, अब ये नहीं करेंगे, ऐसे लोगों के लिए क्या आपका सुझाव है? सर ये तो फिर मैं ये कहूँगा कि डिप्रेशन से बचना चाहिए, क्योंकि ये मेंटल हेल्थ इशू भी आजकल के टाइम पे काफ़ी सीरियस हो चुका है। बहुत लोग एक्सट्रीम स्टेप्स ले रहे हैं एग्ज़ाम की वजह से। तो मैं ये कहूँगा कि टेंशन ना लें, और मेडिटेशन, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी कहते हैं, तो योगा पे ध्यान देना चाहिए हमें। एक मेंटल हेल्थ और पढ़ाई वाले प्रोफेशनल लाइफ का बैलेंस बनाना चाहिए, और अगर इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाएगा और अपने डिटैच्ड रहें अब रिजल्ट से, प्रोसेस पे ध्यान दें। अगर प्रोसेस पे ध्यान देंगे, डिटैच्ड रहेंगे मटेरियल सराउंडिंग से, तो फिर काफ़ी फोकस्ड रहेंगे वो लोग। पुष्कर, जब आप घर आए हैं तो मम्मी पापा के हाथों से जब आपका स्वागत किया गया, चाहे आपको मिठाई खिलाया गया, उस पल का जो अनुभव है वो थोड़ा सा शेयर करें। सर ये काफ़ी अच्छा एटमॉस्फेयर होता है जब भी ऐसा कुछ हो, और ये काफ़ी अच्छा लगता है। ये तो अलग बात है कि हम बोल दिया अच्छा लगता है, खुद में क्या मतलब कैसे महसूस कर सकते हैं? मैं इस तरह को मतलब मैं वो लूँगा कि मतलब हाँ, मैं इस चीज़ को एज ए रिलीफ लूँगा कि मतलब इतने दिन से स्ट्रेस में था। ये बोलना आसान है कि आप टेंशन मत लीजिए, बट जब ये खुद में होता है तो फिर आदमी बैलेंस बनाना मुश्किल हो जाता है कभी कभी। तो स्ट्रेस में था तो मेरे लिए तो यह भी एक तरह से रिलीफ है उन सब चीज़ों से। मैं काफ़ी अब लाइफ में हो सकता है
मैं इन सब चीज़ों से, स्ट्रेस से काफ़ी आगे जाऊँ, तो एक तरह का रिलीफ चीज़ मुझे ज़्यादा लग रहा है खुशी से। बहुत सारे लोगों का संदेश आ रहा है, आपको शुभकामनाएं देने के लिए घर से आ रहा है, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहिए? मैं उन लोगों को थैंक यू बोलूँगा और मैं उम्मीद करूँगा कि उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे ऊपर बना रहे और मैं इसी तरह से और आगे जाता रहूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। ये थे मेरे साथ पुष्कर कुमार चौधरी, जो जिन्होंने नाबार्ड ए ग्रेड का जो ऑफिसर का पद होता है वो उन्होंने प्राप्त किया है। देखते रहिए भारत समाचार जगजीत के साथ।